अब रिवाइज करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अब हम मैग्नेट्स और इनकी बात करेंगे यार। इसमें थोड़े से फॉर्मूले वगैरह भी ज्यादा याद करने के हैं, वो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सारी बातें करेंगे इसमें। और इसमें मैं आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि पुराने सालों में उन टॉपिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल सा होता है और बच्चे जनरली इसको छोड़ के चल जाते हैं, पर आप इसको छोड़ के मत जाना। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप ये भी याद करके चले गए तो 90% चांस तो है कि आपसे इसका क्वेश्चन हो जाएगा। 90% बोल रहा हूं, बहुत बड़ी चांस होती है वो। 90% चांस है कि आपसे इसका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं। बार मैग्नेट के चक्कर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह से होती है, सोलेनॉइड के जैसे होती है बिल्कुल वो। ठीक है ना, कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जहां पर उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जहां वो दूर दूर होती है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहां पर कम होता है। जैसे हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस में भी देखा था, जहां जितनी भीड़ वहां उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, अब जो है अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसका एनालिसिस देखें, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इसका एनालिसिस अगर हम देखें तो देखो ये जो मैग्नेट है ना, इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अभी सर्कुलर लूप्स का तो पढ़ के है, लेकिन मैग्नेट का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, तो वो सिमिलर होता है डायपोल मोमेंट के, वो सिमिलर होता है डायपोल मोमेंट के। म्यू नॉट सिमिलर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट के, म्यू नॉट सिमिलर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट के, मतलब एप्सिलॉन नॉट का 1/एप्सिलॉन नॉट का इक्विवेलेंट म्यू नॉट हो गया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दे देते हैं और पूछ लेते हैं भैया इस मैग्नेट के चक्कर में एक्शियल लोकेशन पे, एक्शियल और इक्वेटोरियल दो लोकेशन पढ़ी थी हमने, एक्शियल लोकेशन पे फील्ड बताओ भैया, इसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इस मैग्नेट के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो जो अपन ने डायपोल के चक्कर में फॉर्मूला याद करा था, क्या याद करा था, K2P/R³ याद करा था। K को लिख दो 1/4πε0, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होगा, रिप्लेस मारते जाओ बस। तो देखो 1/4π 1/4π 1/ε0 के बदले म्यू नॉट, ठीक है, फिर P के बदले M, R³ के बदले तो R³ भी आ गया। तो अब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्शियल पोजीशन पर इक्वेटोरियल पोजीशन से बिल्कुल सेम फॉर्मूले से बता सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ठीक है, चलें आगे बढ़े। टॉर्क मैंने पहले बता दिया था, P क्रॉस E M क्रॉस B, पोटेंशियल एनर्जी माइनस M डॉट B, क्योंकि यहां पर माइनस P डॉट E होती है, तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले होते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ अगर हम डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो यार टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है म्यू क्रॉस बी। टाइम पीरियड कितना होता है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि यार इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये हमने मैग्नेटिक नीडल होती है ना, मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसको ऐसे करके छोड़ देते तो ऑसिलेट करेगी। इसके टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/mb, √I/mb, जहां पर I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है और B मैग्नेटिक फील्ड है, और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। इसका फॉर्मूला एकदम सिमिलर होता है। देखो डायपोल में हमने टाइम पीरियड पढ़ा था, डायपोल में 2π√I/PE, 2π√I/PE, तो यहां पर 2π√I/mb। रोटेशन में एक फॉर्मूला, सॉरी SHM में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे फिजिकल पेंडुलम का, 2π√I/mgd। तो देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है फॉर्मूले सारे के सारे। ये ध्यान रखना, बिल्कुल सेम है फॉर्मूले। I के बदले I के बदले I, P के बदले M मैग्नेटिक मोमेंट, E के बदले B। यहां पर देखो, यहां पर जो डायपोल मोमेंट होता है क्या होता है, वो चार्ज इंटू डिस्टेंस, यहां पर ये M इंटू डी हो रहा है, ये D डिस्टेंस ये होता है। ये SHM में पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, तो सेम फॉर्मूले होते हैं। देखो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2π√I/mb। सीधे क्वेश्चंस आते हैं यार इसके ऊपर में। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन भी बताया, जेईई मेन 2017 में आया है, जेईई मेन 2017 में आया, ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टाइम पीरियड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी गिवन है ना, 10 ऑसिलेशन का टाइम पूछ रहा है। तो देखो B गिवन है, ये रही, M गिवन है, ये रहा, I गिवन है, ये रहा, और आपसे 10 ऑसिलेशन का टाइम पूछ रहा है, मतलब 10t पूछ रहा है। अब आप बताओ, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा, 4 नंबर विद इन 2 मिनट्स उसने जो है कैलकुलेशन करके जीत लिए होंगे। और जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा यार, वो एग्जाम में डिराइव नहीं हो सकता, उसने क्वेश्चन छोड़ा ही होगा। बहुत मुश्किल है इसको एग्जाम में डिराइव करना उतने कम टाइम में। पहले वो टॉर्क लिखो, फिर उससे करो, फिर उससे करो, टाइम ज्यादा लगता है। तो ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, ये तो यार अब याद रख ही सकते हो। इसमें तो आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते हो कि सर
मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये हुआ कि नहीं, ये हुआ नहीं, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए मैग्नेटाइजेशन देखते हैं। अभी थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट आ गया इसमें, बियर विद मी, लेकिन मैं आप बहुत आसान कर दूंगा इस पार्ट को भी, चिंता मत करो। जो यार मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर में नेट मैग्नेटाइजेशन होता है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। अब देखो, ये अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है और मैंने वहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जो कि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट कर रही है बीएम, मटेरियल कंट्रीब्यूट कर रहा है, मटेरियल के डायपोल्स उसके डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, वो इन दोनों का सम होगी। बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बीएम, एक्सटर्नल प्लस जो इंटरनल डेवलप हुई उन दोनों का सम होगी नेट, ठीक है। अब जो बी नॉट है उसको हम म्यू नॉट एच लिख देते हैं। बी नॉट को एक एक टर्म को देखते जाना, देखो बी नॉट को म्यू नॉट एच लिख देते हैं। एच क्या होता है यहां पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच नया टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। बीएम, बीएम को हम म्यू नॉट एम लिख देते हैं, एम मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और बी को हम म्यू एच लिख देते हैं, म्यू एच। म्यू क्या है, म्यू है मीडियम की परमिएबिलिटी, जैसे म्यू नॉट वैक्यूम की परमिएबिलिटी है, म्यू मीडियम की परमिएबिलिटी है। तो ये आपको अगर याद रहे ना तीनों चीज, तो बस बाकी सब तो डिराइव हो जाएगा, बाकी सब तो डिराइव हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू एच, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच, बी एम इक्वल टू म्यू नॉट एम, ठीक है। तो बी म्यू नॉट एच प्लस एम, एम इक्वल टू काई एच, इसको काई बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये और ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखो काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गई, तो बस म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी की 1 प्लस काई हो गई, मैथ से आ जाएगा वो तो काई म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस काई हो गई, और म्यू नॉट इंटू म्यू आर म्यू हो गया। जैसे यार एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हमने एप्सिलॉन आर पढ़ा था ना, वैसे ही म्यू आर होता है, बिल्कुल सिमिलर है चीजें। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मेन चीज है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बेसिस पे देखो हम मटेरियल को तीन टाइप में बांट देते हैं, तीन टाइप में बांट देते हैं। देखो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये अब आपको याद होना चाहिए, देखो ये याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इनमें से आ जाते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से 4 नंबर मिल जाएंगे हमें। काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, वो डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, -1 से 0 के बीच में होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है थोड़ा, इसलिए नेगेटिव होती है ये। पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है पर छोटी पॉजिटिव होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव होती है पर छोटी पॉजिटिव होती है, और फेरोमैग्नेट के लिए खतरनाक वाली पॉजिटिव होती है, बहुत बड़ा नंबर होता है, 1 से बहुत बड़ा होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रख लो, रिलेटिव जो म्यू आर है वो 0 से 1 होती है, क्योंकि इसमें 1 जुड़ जाता है, इसमें 1 से थोड़ी सी बड़ी और इसमें 1 से बहुत ज्यादा, इसमें 1 से बहुत ज्यादा फेरोमैग्नेटिक में। अब जो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, इसमें वीक मैग्नेटाइजेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहां पर, ये मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो अंदर जो है अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के चक्कर में डेवलप होगी, छोटी होगी, ये स्लाइटली अपोज करता है इसको, स्लाइटली अपोज करता है इसको, ठीक है। तो ये वीक मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन होता है इसमें, समझ गए। अब अगर मैं यहां पर एक ये मटेरियल लू पैरामैग्नेटिक, और इसमें मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई बी नॉट, तो इसके अंदर में इस वाली डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही थोड़ा मैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। पैरामैग्नेटिक सपोर्ट करता है उसको, ठीक है, ये सपोर्ट करता है उसको। और फेरोमैग्नेटिक तो भाई साहब जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है, भयंकर बड़ी मैग्नेटिक फील्ड अंदर खुद की डेवलप हो जाती है। तो देखो डायमैग्नेटिक में वीक मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डायमैग्नेटिक में वीक मैग्नेटाइजेशन अपोजिट में, पैरा में वीक सेम डायरेक्शन में, फेरो में स्ट्रॉन्ग सेम डायरेक्शन में, फेरो में सेम डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है, डोमेन स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनका मूवमेंट कैसा होता है, तो यार डायमैग्नेटिक की टेंडेंसी होती है कि मैं इससे जो है दूर भागूं, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागूं, अपोजिट है ना, अपोज कर रहा है उसको, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग में नहीं रहना चाहता, दूर भागना चाहता है, ये वीक की तरफ जाना चाहता है। पैरामैग्नेटिक वीक टेंडेंसी होती है पर स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने की होती है कि मैं हायर मैग्नेटिक फील्ड में जाऊं, मैं और हायर में जाऊं। और फेरोमैग्नेटिक की तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो वीक से स्ट्रॉन्ग में भागता है, ठीक है।
मैग्नेट से देखें, अगर मैग्नेट के पास में ना तो वीक रिपल्शन होगा डायमैग्नेटिक का, डायमैग्नेटिक मैंने बताया रिपेल करेगा, पैरामैग्नेटिक वीक अट्रैक्शन होगा और फेरोमैग्नेटिक का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे आए, याद हो गया, ये तो एग्जांपल है, एग्जांपल की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, नीट में आ जाते हैं, जेई में नहीं आते, एग्जांपल पूछे आ जाते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे हो जाती है ये, क्योंकि ये अंदर नेगेटिव फील्ड डेवलप कर लेता है ना, तो अंदर फील्ड कम हो गई देखो, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फील्ड भेजी, इसने अंदर नेगेटिव फील्ड भेजी, तो फील्ड लाइंस बाहर से निकलती है। पैरामैग्नेटिक में जुड़ जाती है तो थोड़ी देखो थोड़ी सी ज्यादा हो गई, फेरोमैग्नेटिक में भयंकर जुड़ जाती है तो देखो अंदर डेंसिटी कितनी ज्यादा हो गई, अंदर फील्ड बहुत बढ़ जाती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। फेरोमैग्नेटिक में एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इसलिए होता है, इसलिए चुंबक के जो है ना वो जो लोहा जो फेरोमैग्नेटिक होता है इसलिए टपाक से चिपक जाता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो। अब देखो नीट और जेईई मेन के सवाल बताता हूं, देखो हलवे सवाल जो आते हैं इसमें से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव 4, बताओ आप फटाफट से बताओ। देखो अब आप, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके लिए नेगेटिव होती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या पैराफेरो के लिए, डायमैग्नेटिक। 4 नंबर बट रहे हैं भैया, खैरात बट रही है, खैरात बट रही है यहां पर, है ना। फिर ये अपना 2003 में आया, डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल कहां से मूव करता है, स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ मूव करता है, स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ मूव करता है, पढ़ा था हमने ये। जेईई मेन भी आएगा अभी, चिंता मत करो। फिर ये वही चीज आ गई कि कौन कितना रिपेल हो रहा है, कौन कितना अट्रैक्ट हो रहा है, हलवा क्वेश्चन अगेन। जेईई मेन का कहां गया यार, उसमें भी आया था, कोई बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा क्या, डायमैग्नेटिक वीकली रिपल्शन, पैरामैग्नेटिक वीक अट्रैक्शन, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। काई की वैल्यू भी याद रहेगी, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव, पैरा के लिए छोटी पॉजिटिव और फेरो के लिए ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, चलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्यूरी लॉ लगता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्यूरी लॉ लगता है। जो काई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो 1/T के प्रोपोर्शनल होती है, वो 1/T के प्रोपोर्शनल होती है, इसे क्यूरी लॉ बोलते हैं। और सी जो है वो क्यूरी कांस्टेंट होता है, सी जो है क्यूरी कांस्टेंट होता है, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। याद रखना, ये याद रखना है, टेम्परेचर केल्विन में डालते हैं अपन, यहां पर भी टेम्परेचर केल्विन में डाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, ये केल्विन में होता है टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी लॉ बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हाई टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर के लिए पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनमें क्यूरी लॉ लगने लग जाता है। तो जो टेम्परेचर टीसी है ना, जिसे क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी टेम्परेचर के बाद में पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब इनका डोमेन स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाता है तब। उसके बाद में देखो फिर क्यूरी लॉ लगने लग गया, 1 अपॉन, जैसे पैरामैग्नेटिक 1 अपॉन टी के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां पर टी माइनस टीसी के प्रोपोर्शनल होता है। यार पैरामैग्नेटिक टीसी में बना है तो टी माइनस टीसी के तो प्रोपोर्शनल होगा, तो टी माइनस टीसी के प्रोपोर्शनल होता है। एपीएमटी 2007 में सवाल आया था कि रूम टेम्परेचर पे आ रहा है फेरोमैग्नेटिज्म, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करा क्यूरी टेम्परेचर के बाद, तो वो क्या शो करेगा, तो ये पूछ रहा है फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर के बाद में क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। यार आंसर 2 है इसका। देखो अब नीट में सवाल आया है ये, राइट, समझ गए ना। तो देखो ऐसे सवाल बनते हैं इसमें, इसलिए टॉपिक क्या, अगर आपका इसका सवाल आ जाता है ना तो जनरली इंफॉर्मेशन बेस्ड जाते हैं इस पे सवाल, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कराते जनरली, है ना। ठीक है, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, अगेन ये भी एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ही है, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस वाला। तो एक हिस्टेरेसिस का ऐसा कर्व होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो इसको ऐसे शो करते हैं हिस्टेरेसिस, बी वर्सेस एच का ग्राफ बनाए कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, किसी को ये समझना हो डिटेल में तो रिवीजन वीडियो देख ले, और ज्यादा डिटेल में समझना हो तो ईसरल ऐप डाउनलोड कर लो और हिस्टेरेसिस वाला पार्ट समझ लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पर, गारंटी है ये, 100% गारंटी है। ठीक है, तो पूरा भी समझाया हमने, ऐसा नहीं है, तो जिनको पूरा समझना है ना, ईसरल ऐप की फ्री ट्रायल है कुछ टाइम के लिए, आप उसमें से देख सकते हो, और जो ईसरल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो सब कुछ अवेलेबल है पूरा का पूरा, तो वो उसमें से देख लेना। लेकिन अभी एग्जाम के पहले का बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम के बाद में आपका अगर ये क्वेश्चन गलत होता है, इस टाइप का समझ में नहीं आ रहा है, गलती कर दो, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा इनका सब टॉपिक वाला जो पार्ट है ना वो पूरा देख लेना, हिस्टेरेसिस वाला। ठीक है, तो देखो रिवाइज करते हैं अभी तो अपन। तो ये चिड़िया जैसा कर्व होता है, चिड़िया जैसा कर्व होता है, तो रिटेंटिविटी होती है जिस मैग्नेटिक फील्ड पे 0 होगी, मतलब जब ये H 0 हो जाएगा तो मैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करूंगा, तो दिस इज रिटेंटिविटी। ये जो पार्ट है ये रिटेंटिविटी है कि H जब 0 हो गया, नहीं गलत बोला मैं, सॉरी, क्या हो रहा है,
कुछ खाना पड़ेगा लगता है अब, क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट खाते जा रहे हैं। अब H0 पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये रिटेंटिविटी होती है, ये रिटेंटिविटी होती है। H0 पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसे रिटेंटिविटी कहते हैं। कि जब मैंने एक्सटर्नल इनपुट जीरो कर दिया, तो भी इसने कितनी मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करी है, खुद ने कितना मैग्नेटाइज हो चुका, उसे रिटेंटिविटी कहते हैं। कोर्सिविटी कहते हैं कि मुझे कितनी अपोजिट में H लगानी पड़ेगी, कि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करी थी उसको जीरो कर लूं, तो वो कोर्सिविटी कहलाती है। तो वो H की वैल्यू जिसके लिए B जीरो हो जाएगी। याद रखने वाली बात इसमें क्या है, आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी तक आपको कोई समझा नहीं पाया है इसको, तो आप इसमें ये याद रख लो, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए वो मटेरियल चाहिए होते हैं जिसमें चिड़िया मोटी हो, उसकी ये कोर्सिविटी भी ज्यादा हो और रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आएगा। मैंने मैग्नेट बनाई, इसने रिटेन ढंग से करी, तभी तो जाकर परमानेंट मैग्नेट बन पाएगी, समझ रहे हो। तो चिड़िया मोटी होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है टेम्पररी, तो चिड़िया पतली होनी चाहिए, कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों लो होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, समझ गए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, जनरेटर, सब में ये पतली चिड़िया काम आती है ये, क्योंकि वहां हम नहीं चाहते कि परमानेंट मैग्नेट बन जाए, कि एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, परमानेंट बन गई, अब दूसरी बार घंटी बजेगी ही नहीं, टिंग 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 टिंग, दूसरी बार घंटी बजेगी नहीं अगर परमानेंट मैग्नेट बन गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांसफॉर्मर, मोटर और जनरेटर में पतली चिड़िया काम आती है, लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, ठीक है। हिस्टेरिसिस का लॉस क्या होता है, हिस्टेरिसिस का लॉस होता है चिड़िया के अंदर का एरिया, जितना चिड़िया जितनी मोटी होगी उतना ज्यादा हिस्टेरिसिस का लॉस होगा, उतने ज्यादा लॉसेस होते हैं जितनी ज्यादा मोटी चिड़िया होती है हीट के फॉर्मेट में, वो उतने खाती है, मोटी चिड़िया उतना ही खाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इससे बहुत ज्यादा वैसे नहीं आते, लेकिन जो आते हैं वो अर्थ के एलिमेंट्स पे आते हैं, तो एक बार बेसिक मोटा मोटा कवर कर लेता हूं। ये अपना जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, सॉरी मतलब मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक दो टाइप के पोल्स होते हैं, दोनों के एक्सिस के बीच में 11.3 का एंगल बनता है। ऐसे बर्ताव करती है जैसे अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई है नहीं असली में, लेकिन बर्ताव वैसे करती है, ठीक है ना। तो इसका जो तीन एलिमेंट्स जो होते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो एक अगर अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आपने मैग्नेटिक कंपास छोड़ दिया, ऐसे हवा में झूला दिया, मान लो वो यू पॉइंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास यू पॉइंट कर रहा है, तो एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के बताओ। tan I इज इक्वल टू Z by H, ZE by HE, ये ZE से डिनोट कर रहे हैं और इसको Z E मतलब अर्थ के लिए है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ गए। इसका भी किसी को वीडियो अगर देखना हो ना, लिटरली इसका तो यार मैंने अर्थ पे चल के बताया है पूरा एकदम, तीसरा लैब में देख लेना, उससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको लिटरली समझना है ना कि मैग्नेटिक कंपास कैसे करता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पूरी फील्ड लेनी है, तीसरा लैब डाउनलोड करो, पूरा लेक्चर देखो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, राइट। वैसे वो लेक्चर तो हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, एक वो वाला लेक्चर तो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये अब तीन जो चीजें है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने देख लिया है। अब ये होता है डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन क्या होता है, जो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, उनके बीच का एंगल डेक्लिनेशन एंगल कहलाता है। ये उनके बीच का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहलाता है। एंगल ऑफ डिप क्या कहलाता है, ये एंगल ऑफ डिप कहलाता है। ये जो आई और अच्छा यहां पढ़ लिया ना एंगल ऑफ डिप, तो हमने ये एंगल ऑफ डिप कहलाता है। जो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल को अगर हमने अर्थ में छोड़ दिया ना, तो वो डिप जितना करेगी उसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो दो कंपोनेंट तो हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन और अर्थ के जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है उसके बीच का एंगल डेक्लिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आई बना रही है, और ये दोनों मेरिडियन एक दूसरे के साथ में जो प्लेन्स होते हैं, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं, इसको डेक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। समझ गए, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो बस ये है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्लियर हुई बात।